ज्ञान और शिक्षा को समझना भले ही मुश्किल है, लेकिन कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से डरकर रोया नहीं करते। आप रोए जा रहे हैं कि भरत भैया 450 प्लस कर पाएंगे कि नहीं। आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप तो आपका नंबर नहीं आएगा तो किसका, मेरा नंबर आएगा। प्रश्न से 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए, दहन यानी आग जगना, आग जगता है जब ऑक्सीजन की सहायता होती है। श्वसन में सांस लेते तो ऑक्सीजन चाहिए, भोजन का पचने में भी देखिए ऑक्सीजन है। तो ये तीनों अभिक्रिया पता है क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया होगा वो नहीं होगा, वो अपक्षेपण के बारे में बोलेंगे। देखिए अपक्षेपण कैसा अभिक्रिया, अपक्षेपण में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। चलिए 52 नंबर प्रश्न पे आते हैं गुरु। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। सिरका में देखिए एसिटिक एसिड पाया जाता है। और सिरका का पीएच मान क्या होता है हमको बताइए, तो 2.9 होता है। कितना, सिरका 2 ना। फॉर्मिक अम्ल में आपको बताए थे चीटी वगैरह डंक में। हाइड्रो कुमोरिक जो अंग होता है ये पेट में पाया जाता है। तो चलिए अब 53 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्योंकि हम लोग लेट नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का प्रूफ है। देखिए ग्रेफाइट अप्रूफ है, हीरा है, फ्लोरीन सब है, कार्बन का ही अप्रूफ। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 54 नंबर प्रश्न पे आते हैं गुरु। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 54 नंबर प्रश्न पे आएंगे। चलिए 54 नंबर कहता है, एक ही अनुसूत्र हो संरचना अंग हो तो उसे समावेश कहेंगे। समझ अप्रूफ अभी तो देख किए, उत्प्रेरक जो कि अगर सब रिएक्शन को तेज कर दे, बहुमक जिसकी संख्या ज्यादा हो। चलिए अगर अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न वह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। देखिए लकड़ी जैव मात्रा का स्रोत है, गोबर भी है और कोयला। सिंपल समझिए, जितने भी अनवीकरणीय स्रोत है जलावन वाला, ये सब भैया जैव मात्रा का स्रोत है। नाभिक ऊर्जा ये जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, आइए 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 आइए। क्वेश्चन है, अमीबा में अंगैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। वो अमीबा के पहले बारे में सुनिए ध्यान से। अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा करेगा, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद। और पहली बात ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है गुरु। और अमीबा जो क्या करता है, कौन जनन करता है, अमीबा में अंगैंगिक जनन होगा। और ये कैसे जनन करेगा, सुनिए ध्यान से। ये जनन कैसे करेगा, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर इधर होगा आपका। हाँ यहाँ देखिए, विखंडन विधि द्वारा करेगा जनन। कैसे करेगा, विखंडन। अच्छा मुक्मन विधि द्वारा कौन करता है जनन, बताइए तो, हाइड्रा। ये आंसर बहुत पूछा गया क्वेश्चन प्रश्न है। बीजाणु जनन किस कौन करेगा, सेवांग। सेवांग वगैरह हो गया। और सेवांग का मॉस 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 का नाम सुनेंगे, ये सब बीजाणु जनन करेगा। ठीक, चलिए छोटी आंत के बारे में आइए। खाते पीते छोड़ देते हैं, छोटी आंत के बारे में नहीं समझते। छोटी आंत में पाए जाने वाला संसूकार क्या, तो ये अवशोषण होता है। देखिए 5 तरह से ना डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो 5 तरह से डाइजेस्ट होता है। वो पूरे वीडियो में नहीं बता सकते हैं, क्लास में बताएंगे। क्रेब्स चक्र के बारे में समझिए क्या हुआ। क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, क्रेब्स चक्र माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है जी, माइक्रोकोन्ड्रिया। अच्छा एक बात बताइए, माइक्रोकोन्ड्रिया का खोज किसने किया। हाँ तो बताइए तो देखेंगे, माइक्रोकोन्ड्रिया का खोज किसने किया। तो माइक्रोकोन्ड्रिया का खोज किया था अंक्टमेन ने। किसने किया, अंक्टमेन ने। लेकिन इसका नाम किसने दिया माइक्रोकोन्ड्रिया, पता है, इसका नाम था बेंडा। किसका नाम था, बेंडा। बेंडा ने माइक्रोकोन्ड्रिया नाम दिया। लेकिन माइक्रोकोन्ड्रिया का जब खोज हुआ तो उसका नाम था बायोप्लास्ट। ये भी बात को याद रखिएगा, ये सब भूलिएगा नहीं, आपको टॉप करना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सुनिएगा ध्यान से। पादप में अनोक्सी श्वसन अंतिम उत्पाद क्या होता है। देखिए पादप जब अनोक्सी श्वसन करता है ना सर, अंतिम उत्पाद उसका इथाइल अंकोहंग होता है, इथाइल अंकोहंग। अगला प्रश्न पे आते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पौधे में जंग का परिवहन किसके द्वारा होगा। देखिए पौधा में जंग का, जंग ले जाएगा जायंगम, और भोज पदार्थ जितने भी होगा वो ले जाएगा फ्लोएम। तो जायंगम जंग ले जाता है, फ्लोएम फंग ले जाता है, इतना समझिए। ये दोनों पता है जटिंग उत्तक है या पादप उत्तक है, और जटिंग उत्तक भी है, ये भी बात को याद रखिएगा। बड़ी सब प्रश्न पूछता है जी। हाइलाइटेड प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए बिल्ली में तो बंद परिसंचरण तंत्र होगा, मनुष्य में भी बंद होगा, और पक्षी में भी। तितली को देखें, तितली तुरंत चिपक जाती है, यानी ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कॉकरेच खुला परिसंचरण तंत्र है। और जो बंद परिसंचरण तंत्र है, जिसका शरीर ढका हुआ, जिसका त्वचा त्वचा से ढका हुआ, जिसका मतलब त्वचा के अंदर ब्लड है। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा क्या है, इनमें से कौन सा पादप का उत्सर्जी नहीं है। टेनिन, देखिए टेनिन पादप से ही मिलता है, पेड़ पौधा से। रेजिन भी प्राप्त होता है, लेक्टस भी प्राप्त होता है, स्टार्च ये नहीं प्राप्त होता है पादप से। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा आंत ग्रंथि है, ओहो अंतःस्रावी ग्रंथि। यकृत तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, नार भी बाह्यस्रावी है, श्वेत ग्रंथि भी है, थायराइड भैया अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसको रट लीजिए, 63 का डी हो जाएगा। इनमें से कौन फंगों को पकाने में मदद करता है। देखिए आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब हम लोग जो पकाते हैं ना भैया, हम जो पकाते हैं एसिटिलीन गैस से पकाते हैं। कौन गैस से, एसिटिलीन से। लेकिन जो भगवान पकाता है ना वो एथिलीन से पकाता है। किससे पकाता है, एथिलीन से। समझ जाइए, 2 प्रश्न बता दिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अच्छा पहले समझिए, घेंगा किसके कमी से होता है, ये बताइए पहले। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। तो आपसे प्रश्न क्या किया पता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा बताइए? मधुमेह रोग हो रहा है, डायबिटीज हो गया आपको, मधुमेह। एड्स कैसे होता है बताइए? तो HIV वायरस से होता है एड्स। रोटोंडिया किससे होता है? विटामिन ए की कमी हो गया। गाजर वगैरह खाइए ना सर। अगला प्रश्न, ईस्ट में कहता, सुनिए ध्यान से, ईस्ट में अंगनी जनन किस विधि द्वारा होता है? या मुकंगन विधि द्वारा होता है? हाइड्रा प्रजनन भी किस विधि द्वारा करेगा? मुकंगन विधि द्वारा। बीजाणु जनन के बारे में बताया, सेवांग वगैरह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है गुरु? ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 67 नंबर। 67 नंबर कहता है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? एक बात बताए, मानव में जो निषेचन होता है ना, फिंगरप्रिंट ट्यूब में होता है। फिंगरप्रिंट ट्यूब में ही बच्चा मतलब कि बनना स्टार्ट होता है। लेकिन रहता कहाँ? गर्भाशय में। योनि तो छिद्र होता है जो कि माँ से स्पर्म को डोनेट करते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता मेंडेलिव को कहा जाता है। मेंडेलिव नहीं, मेंडेलिव तो हो गया आवर्त सारणी का जनक। ये मेंडल नामक वैज्ञानिक है, मटर के पौधे पर रिसर्च किया था इन्होंने, मेंडल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? 69 नंबर प्रश्न पे आइए। जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है, देखिए जीव मंडल ऊर्जा का मुख्य स्रोत है भैया सूर्य। सूर्य नहीं रहेगा तो जीव मंडल का काम ही नहीं होगा, पूरा कोई प्रोसेस नहीं होगा, पेड़ पौधे वगैरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा। तो मुख्य स्रोत जो बात करेगा तो सूर्य जी है। ये उत्पाद उपभोक्ता अलग चीज होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन चचा ने। ये अंग्रेज का उंगात था, इन्होंने जातियों का नामक पुस्तक लिखी थी। मेंडल अभी बताया था मटर का पौधा। लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ये बैंगोजी में सब रट लीजिए एकदम, आएगा प्रश्न भैया। 71 नंबर में आइए। 71 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? अभी ना बताए थे जाइलम फ्लोएम। फ्लोएम क्या ले जाएगा? फंग। और जाइलम क्या ले जाएगा? जंग। तो ये संवहनी उत्तक है ना, तो बी और सी हो जाएगा। एपिडर्मिस क्या होता है? त्वचा की बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस, याद रखिएगा। चलिए प्रोटोजोआ, किसके जोआ? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है। देखिए जितने प्रोटोजोआ वगैरह है ना, जो उत्सर्जित पदार्थ जो निकालता है शरीर से, विसरण प्रक्रिया से निकालता है। किस प्रक्रिया से? विसरण प्रक्रिया से। मनुष्य 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 की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यही तो 1.5 kg का होता है जी, यकृत यानी लीवर। शरीर को संतुलन कौन बनाए रखता है? अगला प्रश्न है, शरीर को संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम का ही दूसरा नाम है क्या बताइए? तो अनुमस्तिष्क। यही तो बैलेंस बनाता है सर जी। आपका बैलेंसवा कौन बिगाड़ता है और कौन बनाता है? देखिए जो पीछे जो दिमाग होता है ना, अनुमस्तिष्क इसको बोलते हैं। और यही पीछे का दिमाग जो होता है ना, ये बैलेंस बनाने में मदद करता है, तो बैलेंस बनाता है। क्रेनियम नामक हड्डी से ढका रहता है। और आगे भी कुछ दिया है, देखिए आपको क्या दिया? मस्तिष्क स्टेम। और ये बाप रे, सेरिबरम को कहते हैं दिमाग, यानी कि ये परम मस्तिष्क इसका नाम है। इसका नाम क्या है बताइए? तो परम मस्तिष्क नाम है, ये भी रट लीजिए। अगला प्रश्न पे आइए। किशोरावस्था, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन। अरे बाप रे बाप, बच्चा जवान हो गया, बेटा जवान हो गया, कैसे पता चलता है? उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। बेटी को कैसे पता चलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। डी फॉर डॉग। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? काश कुछ ऐसा होता। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होता है। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। उभयचर जो होगा ना, उभयचर 3 होगा। जो स्तनधारी होगा ना भैया, उसके अंदर 4 कोष्ठ होगा, ये याद रखिए। उभयचर का 3 होता है, याद रखिएगा। रक्त क्या है? रक्त सच्चा है। रक्त क्या है? एक उत्तक है। कौन उत्तक है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी टिश्यू, माने एक दूसरे से सटा रहता है, संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। चलिए जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द किसने दिया था? जोहान्स ने दिया था। नर युग्मक में कहता है, अगला प्रश्न की सर, कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए भैया, नर युग्मक में भी 23 गुणसूत्र होता है, और मादा युग्मक में भी 23 होता है। तो 23 मिला के 46 होगा था, तब ना होता है बउआ। चलिए बउआ हो गया। आइए, ओजन परत पाई जाती है। ओजन परत पाया जाता है क्या? स्ट्रेटोस्फीयर। इसी को कहते हैं समताप मंडल। कौन मंडल कहते हैं भैया? समताप मंडल कहते हैं। आइनोस्फीयर, एक्सो बाहरी बाह्य मंडल। आइनोस्फीयर आयन मंडल। टोपोस्फीयर 6 मंडल। मंडलों की संख्या कितनी है नहीं पता आपको? किस दर्पण में, ओहो हो, दर्पण, किस दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो भैया अवतंग दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तंग दर्पण में धनात्मक होती है। अगला प्रश्न आइए लेंस पर। लेंस की फोकस दूरी F बराबर R/2 होता है, ये रट के जाइए। फोकस जो होता है ना, फोकस, लेंस की फोकस, वो वर्ता त्रिज्या की आधी होती है। ओके ओके। आइए 83 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 83 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है? निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, 2.4। सोच लीजिए, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, कीमती भी है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। अच्छा बताइए तो अपेक्षिक घनत्व कितना होता है इसका? नहीं बता पाइएगा, हमको पता था। इसका 3.51 होता है अपेक्षिक घनत्व। चलिए चलिए चलिए, अगला प्रश्न 84 पे आते हैं। 84, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट अंगपत दूरी कितना? देखिए 25 सेंटीमीटर होगा।
स्पष्ट अगर बिंदु किसी भी चीज को देखिएगा ना तो 25 सेंटीमीटर होगा। तो समान दृष्टि के लिए कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। देखिए ना, इधर दिया होगा आंसर, हाँ दिया है ना, देगा कैसे नहीं। 85 नंबर प्रश्न पे आते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे कम झुकता है? देखिए, जिसका तरंगधर ज्यादा होगा ना वो कम झुकेगा, मतलब जो पावरफुल होगा वो कम झुकेगा। तो लाल रंग का तरंगधर ज्यादा होता है, इसलिए कम झुकता है। बैगनी रंग का तरंगधर सबसे कम होता है, लेकिन बैगनी रंग का परिकिरणन सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। बैगनी रंग का परिकिरणन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तरंगधर किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। ये भी बतवा याद कीजिएगा। बेजी हैप्पी लागा। निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष हो गया तो आपको किस लेंस का उपचार करना होगा? उत्तम लेंस लगाइए ना, आपका निकट दृष्टि दोष खत्म कर दिएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है बट दूर की वस्तु नहीं दिखती है, तो जो दिखती है वही दोष है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। निकट दृष्टि के दोष को अगर ठीक करना है तो आप उत्तम लेंस लगाइए। और उत्तम लेंस किसमें लगेगा पता है? दूर दृष्टि में। कौन दृष्टि में? दूर दृष्टि। ये दुफोक्सीय लेंस है ना, जरा दृष्टि। जरा दृष्टि माने कि निकट और दूर दोनों में प्रॉब्लम है, तो जरा दृष्टि दोष में दुफोक्सीय लेंस, और दूर दृष्टि में उत्तम लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अपतंग लेंस। और ज्यादा कुछ हुआ, बुढ़ा गए तो मोतियाबिंद हो जाएगा तो ऑपरेशन कर देगा। तो विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करती है? लीजिए, एक सूत्र बताएं, आर बराबर रो इंटू एम बाई ए होता है। और यही रो को कहते हैं, हमको क्या पता है? प्रतिरोधकता। और ये आर को कहते हैं ओम, और ये एम लंबाई, ए मतलब एरिया। तो प्रतिरोधकता निर्भर करती है। अगर कहता है कि प्रतिरोध निर्भर करती है प्रतिरोधकता पर, तो ठीक है। तो प्रतिरोधकता निर्भर करती चालक की प्रकृति पर। देखिए, सब पर निर्भर करता है। चालक की लंबाइयों पर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, प्रकृति पर, इनमें से सब। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, गलत दे रहा सी। ये यहाँ से सूत्र देखिए ना, आर बराबर रो इंटू लंबाई पर करेगा, क्षेत्रफल पर करेगा, प्रतिरोध पर करेगा, सब पर करेगा। किस पे करवाना इन बताइए हमको। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी कहते हैं? देखिए, अभिसारी कहते हैं उत्तम लेंस को। कौन लेंस को कहते हैं? उत्तम लेंस को, याद रखिए। और अपसारी, अपसारी बोलते किस लेंस को पता है? अपतंग लेंस को। किस लेंस को? अपतंग लेंस को, याद रखिएगा। चलिए चलिए चलिए, प्रतिरोध का सूत्र पूछ रहा है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, V बराबर आई इंटू आर। ओम चच्चा, ओम चच्चा, कौन चच्चा? ओम चच्चा। आर बराबर V बटे आई होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है? देखिए, इनमें से कोई नहीं दे रहा, ठीक है दे रहा, क्योंकि भैया आर बराबर V बटे आई होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करती है, सही बात। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये भी सही बात। चुंबकीय भंग रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये भी सही बात। तो हरे पौधे बोलते हैं, हरे विद्युत रोधन वाला तार विद्युतमय तार होता है। पहली बात तो विद्युतमय जो तार होता है वो हरा नहीं होता है, इसलिए आपने गलत बोल दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो गुरु कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्नियम राइफल के नोक पे, जम्मू जिला के चौक पे। फ्लेमिंग का जो वामा हस्नियम होता है ना, क्या बताता है? देखिए, 3 तरह से होता है। मतलब एक अंगूठा होता है, एक तर्जनी होता है, एक मध्यमा होती है। जो मध्यमा होती है ना, मध्यमा अंगुली, वो चालक में विद्युत धारा को बताती है, चालक में प्रवाहित धारा को मध्यमा बताती है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये तर्जनी बताएगी। अब विद्युत बंग बताएगा कौन? ये जो अंगूठा, ये जो अंगूठा होता है ना, विद्युत बंग बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र कौन बताएगा? तर्जनी। और मध्यमा क्या बताएगी? चालक में प्रभावित धारा को बताएगी। आइएगा ना, कोचिंग में सब समझा देंगे अच्छा से। चलिए, 92 नंबर प्रश्न पे आइए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा होती है। देखिए, चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा होता है, दक्षिण संघ के उत्तर होता है, साउथ संघ के नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव संघ के उत्तरी ध्रुव होता है। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। चलिए, अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा कौन सा स्रोत है? देखिए, यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है भैया, परमाणु तरमाणु बम जो बनाते हैं यूरेनियम से ही बनाते हैं, इसलिए ये होगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है भैया। निम्नलिखित में किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक, अभी नहीं बताए थे, फोकस का धनात्मक कौन होगा? उत्तम लेंस में। अपतंग लेंस में क्या होगा? फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। 95 नंबर प्रश्न पे आइए। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है? अभी तो बताते हैं दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तम लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष अपतंग लेंस, जरा दृष्टि दोष में बाइफोकस लेंस, क्विफोक्सीय लेंस। इतना पढ़ा के भेजेंगे नंबर नहीं आएगा, नंबर देगा कैसे नहीं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते थे? अपतंग दर्पण का। याद रखिए, इसका टॉर्च ये अपतंग दर्पण होगा। हाँ, पूछा जाएगा साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा होगा बिहार बोर्ड। तो साइड मिरर में उत्तंग दर्पण का। अच्छा, अब प्रश्न है कि श्वेत वर्ण प्रकाश किस रंग की किरण को विचलन अधिक होती है? अभी नहीं बताया। सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। और सबसे ज्यादा तरंगधर्ष किसका होता है? परिकिरणन तो सबसे पहले बैगनी का सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे कम तरंगधर्ष इसी का होगा। और सबसे ज्यादा तरंगधर्ष होगा लाल रंग का। तरंगधर्ष सबसे ज्यादा किसका होगा? लाल रंग का। परिकिरणन सबसे ज्यादा किसका होगा? बैगनी रंग का। याद है?
चलिए 98 नंबर आइए क्वेश्चन 98 नंबर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ओहो, अगर कोई भी दर्पण अगर समतल प्लेन मिरर है तो उसकी फोकस दूरी अनंत होगा, दिखेगा इन्हें कितना दूर तक हो, अनइनफिनिट होगा, समझ गए ना। अब आइए 100 नंबर प्रश्न पर, लास्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। अपतंग दर्पण, एक अपतंग दर्पण में सामने रखा वस्तु कहाँ, एक सेकंड फिर से, अच्छा से, बहुत अच्छा प्रश्न है जी, आराम से पढ़ेंगे, होंगे होंगे से हवा लगती है। अपतंग दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार का बने? देखिए भाई, अपतंग दर्पण ऐसे होता है, धसा हुआ रहता है, ये हुआ, ये हो गया आपका पी, ये हो गया एफ हो गया, ये हो गया सी, थोड़ा सा और बढ़ा दे तो अनंत हो गया। अब कहता है हमको समान आकार का चाहिए, तो वक्ता केंद्र पर रखिए, अगर प्रतिबिंब वस्तु को अगर वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो यही बनेगा, और यहाँ बनेगा तो समान आकार का होगा, ना छोट होगा ना बड़ होगा, समझ आएगा।